गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने जब बेसिक बताया था तो हमने ये कहा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है और अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, दैट रिफ्लेक्ट back its own medium, that is reflection of light, that back goes to its own medium, that is called reflection of light. But ray of light enter the medium, ray of light enter the another medium, ray of light goes from one medium and enter the another medium is called refraction of light. जो आज हम पढ़ रहे हैं refraction of light, सबसे पहले when light pass through one medium and enter the another medium is called refraction of light. अब इसके कुछ रूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बेटा स्नेल्स लॉ। देखिए मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास कोई भी एक मीडियम है। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, कोई मीडियम। यहां एयर है या कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 1, ये मीडियम 2। एनी रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 एंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है। फर्स्ट वी ड्रॉ नॉर्मल। हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें। जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इंसिडेंट एंगल है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हम ये कहेंगे कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है और बेंड हो जाती है और उस दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारे पास क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। समझ आ गया। अब देखिए हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं बेटा अगर हम आर ना बताएं या इनको I1 I2 से लिख दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने इसको कह दिया I1, इसको कह दिया I2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बुक्स में आर लिखा होगा, ज्यादातर बुक्स में I1 I2 से लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख देते हैं। समझ आ गया। आर को हम क्या लिख देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा मैं ये कहता हूं कि जो फर्स्ट मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों के दोनों क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये कहता है अकॉर्डिंग टू Snell's law, when ray goes from one medium to another medium, then ratio of sine of incident angle
to the sine of refracted angle is constant. ये कहता है कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो है बेटा ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ आ गया? ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। वैसे तो बेसिक में भी हमने बता दिया था। मींस ये कहता है कि साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, कांस्टेंट। ये आपके पास स्नेल्स लॉ है। वैसे तो आपने स्नेल्स लॉ 10th क्लास में कुछ अलग तरीके से पढ़ा था, बट हम यहाँ अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप यहाँ एंगल बदल दोगे, यहाँ भी एंगल चेंज हो जाएगा, फिर आप उनका साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड का रेशियो निकालो, हमेशा कांस्टेंट आएगा किसी भी मीडियम के लिए। आपने क्या कहा, यहाँ से हमने एंगल चेंज किया, आप देख रहे हो ये नॉर्मल है, यहाँ एंगल चेंज हो गया, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल भी बदल जाएगा, यहाँ से I2 डैश या I1 डैश। अब क्या कहोगे, हम यहाँ ये कह सकते हैं साइन I1 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I डैश अपॉन साइन ऑफ I2 डैश। समझ आ गया? ये हमने I2 डैश और ये I1 डैश। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये हमने क्या कहा, ये कांस्टेंट होता है इस मीडियम के लिए, किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। नॉर्मल हमेशा डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करना है, ये बात याद रखें। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट एंगल I1। अब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद हम ये कहेंगे कि ये कहीं पर भी जाए, ये एंगल I2, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हमने क्या कहा बेटा, मैं ये कहता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं, व्हेन रे गोज one medium to another, and first medium is taken as air vacuum। ठीक है? अगर हम फर्स्ट मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लें, देन साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हमने कहा कि ये फर्स्ट मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये सेकंड मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है। 1 μ2 का मतलब है फर्स्ट टू सेकंड, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये पॉइंट याद रखना है। जो 1 म्यू 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, क्योंकि रे ऑफ लाइट सेकंड में एंटर कर रही है, तो सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में होगी, वही इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। समझ आ गया? अब हम आपको थोड़ा और आगे बताएंगे। अब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। शायद आप देख पा रहे हैं म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू म्यू 1, दैट इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1 विच इज इक्वल टू म्यू इसलिए लिखा, अगर मान लीजिए आपने यहां एयर ले लिया है, एयर ले ली है तो म्यू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं 1, और म्यू 2 की हम सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लेते हैं, दैट इज म्यू बाई 1। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप क्या कहोगे, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2। पॉइंट क्लियर हो गया? और आप ये भी कह सकते हो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2। क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये बताया कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंटर कर रही है। मैं बार बार इस रे ऑफ लाइट को बेंड कर देता हूं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम को चेंज करती है तो वो डाइवर्ट हो जाती है, उसका एंगल बदल जाता है नॉर्मल के साथ। वो ऐसा नहीं है कि एकदम सीधी एंटर कर जाएगी। क्यों चेंज हो जाती है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा इसी को और आगे बता देता हूं। अगर बेटा हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ये हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू 2 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू म्यू 1 साइन ऑफ I1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू 2 इंटू साइन ऑफ I2, म्यू 1 इंटू साइन ऑफ I1। और अगर ऐसा हो गया म्यू 2 साइन I2 म्यू 1 साइन I1, मतलब आप क्या कह सकते हो, म्यू इंटू साइन I इज इक्वल टू क्या कह देंगे, कॉन्स्टेंट। मतलब हम ये कहेंगे कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उस मीडियम में जो एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय उसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप यहां कहोगे एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय यहां एयर में नॉर्मल के साथ कितना एंगल है I1 इज इक्वल टू, ये मीडियम है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है म्यू, यहाँ एंगल कितना है साइन ऑफ I2, साइन I1 अपॉन साइन I2 आ गया म्यू। देखिए आया है कि नहीं आया? तो ये भी आप बता सकते हैं। तो हमारे पास ये भी स्नेल्स लॉ का सेकंड वर्जन है, ये भी आप स्नेल्स लॉ कह सकते हैं, ये सेकंड वर्जन है। आप इसको एक बार नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं भाई, when ray goes from one medium to another medium, then velocity of wave change, that is refractive index is equal to speed of light in air to the speed of light in medium। ये बात हमेशा याद रखनी है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, एयर और वैक्यूम भी कह सकते हो यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप कह रहे हो कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही हो, तो इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ले रहे हो आप, म्यू का जो फॉर्मूला बता रहे हो, यहां जो बता रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी कह सकते हो।
क्या कह सकते हो भाई, C/V। और ये हमेशा किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट, क्योंकि ये आपने एयर के लिए बताया, ये आपने मीडियम के लिए बताया। आपने मान लीजिए कोई भी गिलास स्लैब रख दी, एयर से कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, उस गिलास स्लैब में वो कैसे भी एंटर करे, डजेंट मैटर, बट उसकी स्पीड जितनी चेंज होनी है हर बार उतनी होगी। मान लीजिए आपने ये कहा कि उसकी स्पीड 1/3 कम हो गई, मतलब कितनी बची, 2/3, तो 2/3 वेलोसिटी 2/3 c। समझ आ गया, मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ पॉइंट भी पढ़ेंगे, बट आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला पढ़ना है, और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसीलिए C/V इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2, जिसको आप क्या बताते हो बेटा, R बता देते हो। क्या बता देते हो, R। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आप उसको R बता देते हो, क्लियर है। ये जिसको आपने कांस्टेंट बोला है, सॉरी म्यू बता देते हो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कांस्टेंट हो जाता है, साइन I अपॉन साइन R। यही आपके पास स्नेल्स लॉ है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम बात करें, अगर हम इन्हीं की बात करते हैं, तो देखिए हम क्या कहेंगे यहां पर, क्या मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, बेटा हमने क्या कहा, म्यू इज इक्वल टू, या 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू μ/1 लिखा हमने, विच इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन ऑफ I2, विच इज इक्वल टू आप और क्या लिखते हो भाई, C/V। ये भी तो आप लिखते हो, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। आपने कहा कि यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो C है, या स्पीड ऑफ लाइट है वो V है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं बेटा, व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है, आपने ये कहा कि ये जो है ना, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। समझ आ गया, एक आपके पास रेयर मीडियम है, एक आपके पास डेंसर मीडियम है, मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1। आप ये कह सकते हो, मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1। आपने कहा ये रेयर मीडियम है तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डेंसर है, तो आपने इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बताया, μ2। आपने कहा कि रेयर से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। जो सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट मीडियम से जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, तो μ2 अपॉन μ1, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1, मीन्स आप क्या कहेंगे, साइन I1 अपॉन साइन ऑफ I2, विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो साइन I1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, साइन I2, मतलब क्या कहेंगे, I1 इज ग्रेटर देन I2। एक फॉर्मूला समझ आए, I1 इज ग्रेटर देन I2 का मतलब क्या है, ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स when ray goes from one medium to second medium, that is rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal। जब ये towards the normal, क्योंकि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, अगर I1 इज इक्वल टू I1 हुआ तो यहां जाएगी, अगर इससे कम हुआ तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसका मतलब ये है, आज तक 10th क्लास में केवल ये पढ़ा था, बट इसके बारे में मालूम नहीं था कि ये क्यों होता है, मैंने उसका रीजन बताया। हम क्या कहेंगे, when ray goes from rarer to denser medium, then it bends towards the normal। समझ आ गया होगा,
जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो किसकी तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये आपने पढ़ा था, मैंने इसका प्रूफ बताया कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है। क्लियर है? कम होती है। μ2 अपॉन μ1 हमने ये बता दिया ग्रेटर देन, और ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। जब हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो हमने इससे I1 इज ग्रेटर देन I2 प्रूव कर दिया। मान लीजिए आप इसका उल्टा लेते हो, आपने एकदम अपोजिट ले लिया। एकदम अपोजिट का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, ये डेंसर है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। किस में एंट्री कर रही है भाई, किस में एंट्री हो रही है, रेयर में। ये रेयर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बता दिया आपने, μ1। मेरी बात समझ गए? अब ये कहता है कि ये आपके पास कौन सा एंगल है बेटा, डेंसर में इंसिडेंट एंगल है तो I1, और यहां हमने क्या कह दिया बेटा, I2 एंगल है। मैंने इसको पहले ही बाहर दिखा दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। एरो के साइन देख लीजिए, वहां एंट्री कर रही थी तो नीचे की तरफ था, यहाँ बाहर निकल रहा है तो बाहर की तरफ। अब हम क्या कहेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बेटा डेंसर टू रेयर मतलब 2μ1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन ऑफ I2। बोलो लिखेंगे कि नहीं? अब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है रे ऑफ लाइट तो क्या लिखा जाएगा, μ1 अपॉन μ2। बोलो लिखेंगे कि नहीं? हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ μ1 है, ये μ2 है। हमने पढ़ा था μ2 इज ग्रेटर देन μ1 क्योंकि ये तो डेंसर है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, μ1 अपॉन μ2 इज लेस देन क्या आ गया, 1। अगर लेस देन 1 आ गया तो क्या कहेंगे भाई, साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2 विच इज लेस देन क्या हो गया, 1। अगर ये लेस देन 1 हो गया तो क्या कहेंगे बेटा, साइन ऑफ I1 इज लेस देन ऑफ साइन ऑफ I2। मीन्स क्या कहेंगे बेटा, I2 इज लेस देन क्या हो गया, I1 इज लेस देन क्या हो गया, I2। I1 इज लेस देन I2 मीन्स I2 ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ज्यादा होगा तो ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा था तो I1 तो यहां तक आएगा, अगर ज्यादा है तो इसको दूर हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन रे गोज फ्रॉम denser to rarer, then it bends away from normal। समझ आ गया? तो जो लॉजिक, जो फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे, केवल जो लाइन पढ़ी थी आपने, मैंने उनका मीनिंग आपको समझा दिया है। तो यहां हम 2 या 3 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो 1μ2 और 2μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। दैट डिपेंड्स ऑन रे गोज फ्रॉम 1 मीडियम टू सेकंड और सेकंड टू 1। क्लियर? फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? देन एंड म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यह फॉर्मूला होता है। दूसरा स्नेल्स लॉ का एक फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ दैट एंगल that make that ray in this medium makes with normal, sin of that angle is equal to always constant। जब आपको ये फॉर्मूले मालूम रहेंगे तो हम आगे काफी सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अब 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ते हैं। मैं यहां 2 अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं। मैं कहता हूं ये मीडियम सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये भी मैं कह देता हूं मीडियम सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सेम। ठीक है? ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने दोनों में, इसमें भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब मैं ये कहता हूं कि ये मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1,
यहां कह देता हूं ये भी मीडियम फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। पहले मैं ये कहता हूं रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर I1 और ये पढ़ चुके हैं, ये बैंड हो जाएगी, ये एंगल I2। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट। यहां हम ये कहते हैं रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम सेकेंड मीडियम, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, अवे फ्रॉम दैट नॉर्मल I2। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि यहां तो रे ऑफ लाइट फर्स्ट टू सेकंड जा रही है और वहां रे ऑफ लाइट सेकंड टू फर्स्ट आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो हमने अलग अलग डायग्राम बनाया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं यहां एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। व्हेन रे गोज फ्रॉम when ray enters in any medium, then its frequency do not change। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंट्री करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। आपने कहा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, यहां पर भी न्यू है। आप कहोगे इस रे की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो यहां पर भी न्यू है। वो एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चाहे कितने भी मीडियम बदल जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, when ray of light goes from one medium to another medium, then its velocity change। उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? when ray enters any other medium, then its velocity, wavelength, ये सब चेंज हो जाती है। चाहे कोई वेव हो, चाहे कोई रे ऑफ लाइट हो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। समझ आ गया? और एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल तो हम बता ही चुके हैं, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। आपको पता है यहां स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? c, यहां कितनी है? v। आप बताओगे कि यहां स्पीड ऑफ लाइट v है तो यहां कितनी हो जाएगी? c। फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। आप कहोगे सर ये एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो आप ये कहोगे कि यहां अगर हम कहेंगे कि इस मीडियम के अंदर यहाँ v1 है तो यहाँ v2 हो जाएगी। अगर आप कहोगे यहाँ V2 है तो यहाँ क्या हो जाएगी? V1। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ μ1 या μ2, या μ1 या μ2, मतलब मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम है तो जो वेलोसिटी है वो उस मीडियम में हमेशा फिक्स रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट की। क्योंकि आपको पता है वी नो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। ये क्या है बेटा? स्पीड। ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है आपके पास? वेवलेंथ। अब मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है। अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होगी तो वो किसको चेंज करेगी? वेवलेंथ को चेंज करेगी। किसको चेंज करेगी भैया? वेवलेंथ। अब देखिए यहां हम जिक्र करते हैं, हमने कहा ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, बता दिया हमने। हम यहां पर भी बता देते हैं ये रेयर है और ये डेंसर है। हो गया भाई? अब ध्यान से देखो भाई, मैं अगर इसको रेयर मान रहा हूं ये V1 है, इसको डेंसर मान रहा हूं ये V2 है। देखिए हम यहां क्या कहेंगे बेटा?
V1 इज ग्रेटर देन V2, यहां क्या कहेंगे भाई, V1 इज ग्रेटर देन V2। हम कहेंगे कि यहाँ वेवलेंथ λ1 है और यहाँ वेवलेंथ क्या है, λ2। यहाँ वेवलेंथ λ2 है और यहाँ क्या बताएंगे, λ1। और सॉरी, इंसिडेंट की λ1 और इसकी λ2 मान लो, उल्टा मान लो। यहाँ पर बता दो V1 स्पीड, यहाँ क्या बता दो V2, उल्टा लिख दो यहाँ पर। हमें पता है डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयरर के अंदर ज्यादा होती है, उल्टा लिख दो। अब हमें पता है कि जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वेवलेंथ। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है जहां पर, यहाँ क्या कहेंगे, वेवलेंथ λ1 इज ग्रेटर देन λ2। यहाँ क्या कहेंगे बेटा, यहाँ λ1 है, यहाँ λ1 है तो λ1 ज्यादा होना चाहिए, सॉरी ये क्या लिख दिया V2। यहाँ क्या कहेंगे, V1 है, V1 इज लेस देन V2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ ज्यादा होगी क्योंकि वो रेयर मीडियम है। अब हमने क्या कहा भाई, λ1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बताएंगे, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी को क्या बताएंगे, कांस्टेंट। यहाँ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, यहाँ क्या है, μ1। तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा, μ2 इज लेस देन μ1, सॉरी बेटा μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यहाँ पर भी बता देंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। समझ आ गए। तो इस तरह से हम वेवलेंथ का भी जिक्र कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र कर सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये कोई भी एक ये मीडियम सरफेस है, मीडियम सरफेस, यहां आपने कहा रेयर, यहां आपने क्या कहा डेंसर, ठीक है। कोई भी वेव है, एक बार इसका स्नैप ले लीजिए फिर बना देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। स्नैप ले लीजिए, मैं यहां बना रहा हूं, ये कोई भी मीडियम सरफेस है, मैं बता रहा हूं इधर रेयर मीडियम, यहां डेंसर मीडियम। अब कोई भी वेव आ रही है, ठीक है, आपने क्या कहा, ये वेव आ रही है, आपने कहा ये इसकी वेवलेंथ है, इधर है λ1, यहाँ रेयर मीडियम है। जैसे ही ये इस मीडियम में एंटर करेगी, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, अब ये वेव यहां एंटर करेगी तो हम ये जो लेंथ बताएंगे λ2। अब देखिए ये λ1 है और ये क्या हो गई, λ2 इज लेस देन क्या हो गया, λ1। क्योंकि डेंसर मीडियम में आपको पता है μ2 है, ये क्या है, μ1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, μ1 है। अगर μ2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, हमें पता है यहाँ स्पीड को क्या बताया V1, यहाँ स्पीड को क्या बताया V2, हम क्या कहेंगे बेटा, V1 इज ग्रेटर देन V2 है। और हमें पता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, λ1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन λ2। मेरी बात समझ गए, इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा। यही वेव है, केवल डेंसर मीडियम में एंट्री करते ही उसकी वेवलेंथ चेंज कर दी है, क्योंकि उसकी स्पीड बदल गई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि अगर किसी भी मीडियम में कोई भी वेव एंट्री करे तो क्या होगा। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। चलो एक और पॉइंट लेते हैं। रे चलो देखिए, मैंने कहा बेटा ये आपके पास एक मीडियम है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है,
मेरी बात समझ गए? अब रे ऑफ लाइट हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया I1। अब ये रे ऑफ लाइट इधर आ गई, ये एंगल I2, ठीक है, ये नॉर्मल। अब ये हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक मिरर रख दिया बेटा। ये क्या रख दिया हमने, एक मिरर, इसके परपेंडिकुलर मिरर रख देते हैं। तो परपेंडिकुलर मिरर अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आई थी ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। व्हेन रे goes from rarer to denser, 1 mu2 is equal to क्या लिखेंगे हम, sin I1 अपॉन sin I2, ये हम लिख देंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब एक when a mirror और प्लेन मिरर रख देते हैं, सीधा लिख देते हैं, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड perpendicular to ray, then reflect and goes its own medium, वो अपने उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। जब वो अपने उसी मीडियम में ओवन पाथ, सॉरी मीडियम नहीं, ओवन पाथ, वो अपने उसी पाथ पर वापस जाएगी। जब ये अपने इसी पाथ पर वापस जाएगी तो यहां चली गई, देन रे गोज डेंसर टू रेयर। अब ये रे कहां से कहां जा रही है, ये डेंसर से रेयर जा रही है। कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, दैट इज 2 mu1 इज इक्वल टू, हम अब की बार अगर ये यहां से जा रही है तो क्या कहेंगे, साइन ऑफ I2 इंसिडेंट एंगल माना जाएगा अपॉन साइन ऑफ I1। समझ आ गया? तो देखिए दो तरीके से ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा देन रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स ओन पाथ, मींस आपने क्या करना है, I1 और I2 को प्रूव करके दिखाना है, दोनों को इक्वल। दो तरीके हमने क्या कहा, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, या आप ये कह सकते हो गोज इट्स ओन पाथ और रिट्रेस इट्स ओन पाथ। समझ आ गया? हम ये बता देते हैं 1 mu2 2 mu1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I2, साइन ऑफ I2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ I1। देखिए हो गया, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हम क्या कर देंगे, 1 mu2 मल्टीप्लाई बाय 2 mu1 इज इक्वल टू 1। और क्या कह सकते हैं बेटा, और हम ये भी कह सकते हैं 1 mu2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mu1, ये भी हम कह सकते हैं। और भी काफी सारे पॉइंट्स, मैं ये कहता हूं कि 1 mu2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mu1। देखिए आपने क्या कहा बेटा, 1 mu2, क्या लिखते थे आप उसको, mu2 अपॉन mu1। और अगर आप ये कहते हो 2 mu1 तो इसको क्या लिखोगे, mu1 अपॉन mu2। बोलो लिखोगे कि नहीं? आपने क्या किया, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करें यहाँ डायरेक्ट तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो भी क्या आएगा 1, और ये प्रूव हो जाएगा, ये अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर ये 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट, सॉरी साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड जो एंगल था वो साइन इंसिडेंट बन जाएगा, और साइन इंसिडेंट था वो साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास हो जाएगा।
यहां तक सभी को समझ आ गया। तो यहां हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम की बात की थी। एक इसी का एक छोटा सा एग्जांपल हो लेते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए, इसके अंदर आपसे पूछा जाए, तो न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आप कहोगे μ1 मल्टीप्लाई बाई साइन I1 इज इक्वल टू, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मल्टीप्लाई बाई साइन I2। ये आपसे पूछा जाएगा μ1 मल्टीप्लाई बाई साइन I1, μ2 मल्टीप्लाई बाई साइन I2। समझ गए? ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए, ये फॉर्मूला काफी जगह लगाया जाएगा और डायरेक्ट हम निकाल दे पाएंगे। इफ ray of light pass n number of medium, n number of media इनको पास करती है। देखिए, ये मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, 3, 4 और कितने भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस उसी फर्स्ट मीडियम में वापस आ गई, क्योंकि हमने कहा कि ये मीडियम है। ठीक है, ये सब अलग अलग मीडियम है और ये एयर है, ये वापस एयर आ गया, तो वापस फर्स्ट आ गया, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कहोगे कि ये भाई डेंसर है, रेयर है, पता नहीं कैसे कैसे मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, μ4, अगेन μ1। आप कहोगे कि रे ऑफ लाइट यहां से एंटर कर रही है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे सबसे पहले। तो जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, आप क्या कहोगे? व्हेन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। I1, सॉरी, ये कुछ ज्यादा ऊपर चला गया, मैं एक बार साफ करके दोबारा बनाता हूं, वरना पूरे डायग्राम नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा हूं कि रे ऑफ लाइट को यहां दिखा देते हैं, I1 एंगल सेकंड में एंट्री करती है रे ऑफ लाइट, तो यहां क्या एंगल शो करते हैं? I2। फिर अगेन यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे भाई, अगर यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो भाई ये तो I2 एंगल हो गया, ये I2 है तो ये भी I2 है। अगेन बेंड हो जाएगी तो ये I3 एंगल हो गया। या फिर दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगेन ये रिफ्लेक्ट हो जाए, मान लीजिए ये I3 है तो ये क्या हो जाएगा? I4। यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, ये अगेन I1 आना चाहिए, ये I4 सॉरी। तो जो मीडियम है भाई, कहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं से टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहीं से अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंड करता है कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। अगर डेंसर 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 यूं आते गए, मीन्स आप ये कहो μ1 इज लेस देन, μ2 इज लेस देन, μ3 इज लेस देन, μ4, अगर ऐसे बता रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा डेंसर ये है, तो आप क्या कहोगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। हर बार बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपने जैसे कि मैंने इसको बाहर की तरफ दिखाया, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? जो μ3 आ गया, अब हम क्या कहेंगे? μ4 इज लेस देन μ3। ये इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, क्योंकि ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। अब देखिए, आप यहां से कहोगे फर्स्ट टू सेकंड जा रहे हैं, तो क्या बताओगे? 1 μ2 साइन I1 अपॉन साइन I2। फिर सेकंड से थर्ड जा रही, 2 μ3 साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ I3। अगर थर्ड से फोर्थ में जा रही है, 3 μ4 साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ I4। अगर आप ये कहते हो 4 से वापस फर्स्ट में आ गई, तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ I4 अपॉन साइन ऑफ I1 आना चाहिए, पर आपको नहीं पता क्या आता है, इसको I1 डैश मान लीजिए, डैश मान लिया, सभी की मल्टीप्लाई कर दो,
जब सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो I2 से I2 कैंसिल, I3 से I3, I4 से I4, क्या बचेगा हमारे पास 1 μ2 मल्टीप्लाई बाई 2 μ3, 3 μ4, 4 μ1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I1 डैश। अब देखिए 1 μ2 है, क्या लिखोगे μ2 अपॉन μ1, 2 μ3 है μ3 अपॉन μ2, μ4 बाय μ3, μ1 अपॉन μ4 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ I1 डैश। ये कैंसिल होता चला गया, μ2 अपॉन ये सारे कैंसिल हो गए आपस में। यहां से क्या बच जाना चाहिए बेटा, 1 बचेगा, यहाँ सब कट जाएंगे एक दूसरे से, मतलब साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 डैश आ गया, मतलब I1 इज इक्वल टू क्या आ गया I1 डैश। अगर I1 इज इक्वल टू I1 डैश आ रहा है, इसका मतलब जिस एंगल से आ रहा था उसी एंगल से बाहर वापस आएगा उस मीडियम में, चाहे वो कितने भी मीडियम क्रॉस करके चला जाए। समझ आ गया। इफ एनी रे ऑफ लाइट क्रॉस n number of mediums and enter again its own medium, then it goes its same angle, it goes its same angle। जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से ये बाहर चली जाएगी। समझ आ गए। तो आप इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना, और मेरे हिसाब से आज मैं इतना ही कराऊंगा और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।